देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी और हमेशा हंसते रहो तो आसान है ज़िंदगी। ऐसे ही मन को पसंद करने वाली मुस्कुराहट के साथ आइए दर्शकों, हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं आज के इस नए दिन का, आज की इस नई सुबह का। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि जीवन में खुश रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है, हंसते मुस्कुराते चेहरे हर किसी को प्रिय होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इस खुशहाल जीवन को लेकर, इस सुखी जीवन को लेकर लोगों के बीच एक धारणा हमेशा से रहती है कि अधिक धन में ही अधिक खुशी है। लेकिन दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि धन केवल एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और खुशी और खुश रहना हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत प्रतिक्रिया है, जो हर कार्य के लिए, हर परिस्थिति के लिए हमें पूर्ण रूप से तैयार करती है। वो कहते हैं ना कि सफलता खुशियों की चाबी नहीं है, बल्कि खुशियाँ सफलता पाने की चाबी है। इसीलिए खुशियाँ हमारे एक संतुष्ट मन, संतुष्ट कार्य और संतुष्ट जीवन से मिलती है। आइए एक ऐसे ही बेहतरीन विचार के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और नजर डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। जी हाँ दर्शकों, वक्त हो चला है हमारे आज के मेहमान से रूबरू होने का और हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। आप हैं इफ्तिखार अहमद, निदेशक जनसंचार आर्यभट्ट विश्वविद्यालय। इसी के साथ इफ्तिखार जी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में फैकल्टी, डीन और डायरेक्टर के पद पर भी पदभार थे। इन्होंने कई संस्थानों में जैसे MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर इग्नू इत्यादि जैसे कई संस्थानों में बतौर निदेशक रहकर अपना सक्रिय योगदान दिया है। इफ्तिखार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। इफ्तिखार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि हम सभी कहते हैं कि फिल्म और टेलीविज़न हमेशा से लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र रहा है। लोग अपने जीवन की छवि फिल्मों में और टेलीविज़न में देखते हैं। ऐसे में फिल्म और टेलीविज़न किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है? ये सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया का रोल या जनसंचार का रोल काफ़ी दिनों से इस पे बहुत रिसर्च हो चुका है, बहुत लोगों ने सोचा है इसके बारे में और फिर उससे मीडिया भी ग्रो हुआ है। हम जब समाज में रहते हैं या किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमें सूचना चाहिए होती है, हमें कुछ तालीम चाहिए होती है, हमें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। और ये मीडिया एक ऐसा साधन है जो इन सभी ज़रूरियात को पूरा करता है। तो दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, आज का वातावरण कैसा है, फिर कुछ सीखने की बातें, तो ये मीडिया एक ज़माने से ये सब काम करता रहा है। और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिल्म जैसे ऑडियो विजुअल मीडिया आए हैं, इससे लोगों को और जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, ज़ुबान, नाक, टच करना, ये सब जो चीज़ें हैं, इन्हीं के थ्रू हमें जानकारी मिलती है किसी चीज़ की। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी आँख का है। जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें लोगों ने पाया कि जो भी हमें जानकारी, नॉलेज या ज्ञान मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आँख का होता है। तो ये जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, जो टेलीविज़न और फिल्म है, इस कारणवश हमें अपील भी करते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। ऑडियो विजुअल कहा जाता है कि करीब 70-80% जो जानकारी हमें मिलती है वो हमारे आँख से मिलती है हमारी ज़िंदगी में, और उसके बाद दूसरा नंबर 11 से 15% हमारे कान का होता है, सुनने का, मतलब देखना और सुनना। तो ऑडियो विजुअल लैंग्वेज जो होती है उससे काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। और इस लैंग्वेज की कुछ ख़ास बात है कि इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मेमोरी के तौर पे, याददाश्त के तौर पे हमारे दिमाग में स्टोर होता है और फिर हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हम सारे इंसानों का लगाव ऑडियो विजुअल मीडिया से, टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा है।
और जो कुछ हम देख लेते हैं वो याद भी हमें बहुत दिनों तक रहता है, क्योंकि देखी हुई चीज़ें लोग भुलाते नहीं हैं। तो हम भी, आपको भी याद होगा कि बचपन में कोई तस्वीर देखी हो, कोई इंसिडेंस देखा हो, वो अभी तक आपके दिमाग में है मौजूद, आप जब चाहें रिकॉल कर लें। तो एक तो ये कारण हुआ कि हमारा लगाव मीडिया से, और ख़ास करके ऑडियो विजुअल मीडिया, टेलीविज़न से बहुत है। और दूसरी बात ये हुई है कि जैसे जैसे टेलीविज़न प्रोग्रेस हुआ है, बढ़ा है, इसमें हर तरह के प्रोग्राम दिए जाने लगे हैं और टेक्निकल क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से पिक्चर की क्वालिटी और दूसरी क्वालिटी और तीसरा ये हुआ है कि जो प्रोडक्शन होता है प्रोग्राम का, उसकी भी टेक्निक में बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो टेलीविज़न अभी जो CSDS का एक रिपोर्ट आया है कुछ महीना पहले, सर्वे किया है उसने मीडिया पे, तो अभी पिछले साल 22 के एंड में हुआ है वो। तो उनका कहना है कि इंडिया में पूरे नेशनल लेवल पे सर्वे किया है CSDS, जो दिल्ली बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उनका कहना है कि अभी भी टेलीविज़न इतना शोर मच रहा है कि सोशल मीडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन टेलीविज़न का प्रभाव अभी भी सबसे ज़्यादा है जितने भी मीडिया हैं उसमें। और दूसरी बात यह है कि टेलीविज़न घर घर पहुंच रहा है और किसानों को उसके प्रोग्राम दे रहा है, बच्चों को उसके लिए प्रोग्राम दे रहा है। और जितनी भी आपत्ति आई है, डिज़ास्टर आए हैं, जैसे कोरोना समय में टेलीविज़न की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई, क्योंकि उससे बच्चों को तालीम भी मिल रही थी, सूचना भी सबों को मिल रही थी, सुझाव भी मिल रहे थे, और कैसे अपना बचाव करें कोरोना से उसके बारे में भी सारी जानकारी मिल रही थी। तो एक अच्छे ढंग से हर चीज़ों को समझाया जाता था। तो इसलिए इन सब बातों को लेकर के इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे बहुत है। और ख़ास करके चूँकि ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, वो एक दूसरा कारण है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं कोई चीज़ तो उसमें से तो 50% आप पढ़ने के फ़ौरन बाद ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कहावत है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, इवन कोर्ट में भी चश्मदीद गवाह चाहिए, सुना सुनाया गवाही नहीं चलता है। तो ये है इसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट होने का कारण। जी, जैसे कि कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण की बात करें या चरित्र निर्माण की, तो मीडिया की एक अहम भूमिका होती है। इस पर आपकी क्या कुछ विचारधारा है? हाँ, ये सवाल जो है मुझे लगता है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग से अटैच्ड है ज़्यादा, क्योंकि दूरदर्शन जैसी संस्था या आकाशवाणी जैसी संस्था जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है, कंपेयर टू कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग, मतलब जब आप दोनों में अंतर देखें तो आमतौर से कहा यह जाता है कि कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग पब्लिक को या ऑडियंस को एज ए कंज्यूमर ट्रीट करती हैं, जबकि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस को डिग्निफाइड व्यूअर की तरह ट्रीट करती हैं। उनकी सेहत के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके पीस ऑफ माइंड के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, हर चीज़ के लिए पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का ज़्यादा रोल। टेलीविज़न की हिस्ट्री या आकाशवाणी की हिस्ट्री उठा करके देखिए तो आप पाइएगा वर्ल्ड वाइड भी यही तरीक़ा रहा है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं प्रोग्रेसिव आइडियाज़ पे, लोगों की तरक्की पे, तालीम पे, अच्छा एंटरटेनमेंट देने के लिए। तो ये जो दूरदर्शन या आकाशवाणी जो हमारे देश में है, यही एक वाहिद पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। बाकी तो सब प्राइवेट चैनल्स हैं, वहाँ कमर्शियलाइजेशन है, कॉरपोरेटाइजेशन है, तो उनकी अपनी डिमांड है, वो अलग ढंग से डील करते हैं। इसीलिए मैं फिर वो CSDS का जो सर्वे था, क्योंकि नेशनल सर्वे था, उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग कंपेयर टू प्राइवेट चैनल्स। तो ये ज़बरदस्त, क्योंकि आमतौर से लोगों का ये तो सरकारी चैनल है, इसको लोग देखते नहीं हैं। इवन दूरदर्शन न्यूज़ की भी हाईएस्ट रेटिंग की है लोगों ने। और CSDS ने अपने रिसर्च में, पहले भी इस तरह के रिसर्च हुए थे जिसमें लोगों ने दूरदर्शन न्यूज़ को, दूरदर्शन प्रोग्राम को ज़्यादा ट्रस्ट किया। मैं जब दूरदर्शन में था तो उस वक्त कृषि दर्शन को हमेशा लोग नीची नज़र से देखते हैं कि उतना अच्छा प्रोग्राम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमारे कलीग दिल्ली दूरदर्शन में रिटायर हुए, वो अभी भी उनसे मेरी बात होती रहती है।
तो मैं जब दूरदर्शन में इंटर हुआ तो देखा कि बड़ी भीड़ है, अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मुझे क्यूरियोसिटी, पूछा क्या बात है। अरे आपको पता नहीं है सिंह साहब रिटायर हो रहे हैं कृषि दर्शन वाले। तो दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरिया के लोग एक कार ख़रीद के, किसानों ने उनको गिफ्ट दिया और उनको फेयरवेल दिया। सैकड़ों, पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट उस दिन भरा हुआ था कार से। तो हमने कहा कि ये सब आप ही की कहा। हाँ, तो ये सब इन्हीं का तो दिया हुआ है। इन्होंने जो हमें टेक्निक बताई कि कब फसल बोना है, कब खाद डालना है, उसका मार्केट कहाँ से मिलेगा, कब कटाई करनी है, कौन सा बीज डालना है, ये सब तो हमें यहीं कृषि दर्शन से पता चला है। आपने अभी जिक्र किया कि दूरदर्शन हम सभी के लिए एक बहुत ही स्वस्थ माहौल है, मनोरंजन के साथ साथ जानकारी प्राप्त करने के लिए। आज मीडिया की भूमिका हर देश, हर क्षेत्र, हर राज्य में देखने को मिल रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि बिहार में मीडिया प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर क्या परिस्थिति और इससे जुड़े क्या कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं? बिहार चूँकि सांस्कृतिक लिहाज से या कल्चरल लिहाज से बहुत पुरानी संस्कृति है बिहार की, और बहुत रिच कल्चर है बिहार का। इंसिडेंटली मीडिया उतना नहीं ग्रो हो पाया है जितना होना चाहिए था बिहार में, क्योंकि मैंने देखा है कि बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र फिल्म इंस्टीट्यूट में तो पुणे में मैं रहा हूँ, वहाँ मैंने अपनी नज़रों से देखा कि किस तरह से कुछ लोगों ने मिल करके, जैसे जब्बार पटेल, मोहन आगाशे, पीएल देशपांडे, विजय तेंदुलकर, इन लोगों ने मिलकर के कहाँ से कहाँ मीडिया को, ड्रामा को, थिएटर को, फिल्म को ले गए। अब मराठी फिल्में एक ज़माने में बहुत ही वल्गर मानी जाती थी, लेकिन अब उसमें ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअलिज्म है। इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रहा है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल रहा है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल रहा है। अभी वो डॉक्टर आगाशे साहब की फिल्म कासव, जो टर्टल जो ख़त्म हो रहा है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रिजर्व करने की स्कीम है, उसी को बेस बना के एक फ़िल्म बनाई, और इसलिए उस फिल्म का नाम कासव रखा। कासव मतलब कछुआ। नेशनल अवार्ड मिला है। तो वो इंटेलेक्चुअल फिल्मों में जो दूसरे स्टेट्स में हुआ है, वो बिहार में नहीं ग्रो हुआ है। अब बिहार के जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो बॉम्बे जाके काम करते हैं। अब जैसे बंगाल के फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे से लेके एक दर्जनों नाम बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के लोग मिल जाएंगे जो बंगाल में ही रह के लोगों ने काम किया। तो इस पर कभी ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन अब इधर रिसेंटली ध्यान दिया गया है। एक फिल्म सिटी भी डेवलप हो रही है पटना से थोड़ी दूरी पे, और फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फिल्म इंस्टीट्यूट और मेरा स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन जल्द ही मिल करके ये फिल्म बेस्ड कोर्सेज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बिहार के युवाओं के लिए, या जो भी इंटरेस्टेड हों फिल्म मेकिंग में, फिल्म को सीखने में। फिल्म फेस्टिवल भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। और अभी 2 दिन पहले वंदना प्रियाशी जी, जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को हेड करती हैं बिहार सरकार के, उन्हीं का स्टेटमेंट था कि हम लोग जल्द ही महीने 2 महीने में कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि फिल्म इंस्टीट्यूट को रोप इन किया है। उनके एक्सपर्ट भी होंगे, साथ हमारे एक्सपर्ट होंगे। बिहार में जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, वो लोग भी शामिल होंगे। इंडस्ट्री से, बॉम्बे से, दूसरी जगह से भी लोगों को बुलाएंगे, ताकि एक अच्छी सुविधा ट्रेनिंग की और फिल्म और ऑडियो विजुअल मीडियम को ग्रो करने की और रिसर्च करने की बिहार में हो सके। तो हमने तो बहुत सारे ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट भी ले लिए हैं। हमारे स्टूडेंट जो मास्टर कोर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसका इनपुट उनको मिल रहा है। लेकिन ये जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होने जा रहा है, ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा। इसमें एक्टिंग का भी कोर्स प्लान्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिन बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो फिल्म बफ हैं या ऑडियो विजुअल मीडियम में इंटरेस्ट रखते हैं, हमने पीएचडी का सिलेबस भी तैयार कर लिया है। फिल्मों पे रिसर्च काफ़ी आजकल हो रहा है, टेलीविज़न पे रिसर्च हो रहा है। तो बिहार की मिट्टी पे भी वो ज़मीन पे वो काम होने जा रहा है, और बिहार के लोग ही उसका बेस बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार के लिए। वाकई में ये बहुत अच्छी योजना है उन छात्रों के लिए, उन
छात्रों, उन बच्चों के लिए जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं। कहते हैं कि समय के साथ बदलाव आज की ज़रूरत हो गई है और फिल्म में डिवीज़न में भी यह बदलाव देखने को मिला है। इस बदलाव को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? फिल्म, टेलीविज़न या मीडिया में बदलाव कई कारणवश होते रहे हैं। एक तो लोग खुद जो व्यूअर्स हैं या न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं, उनमें तब्दीली आती रही है, साक्षरता बढ़ रही है, लोगों की तालीम बढ़ रही है, तो वो उस लेवल का कंटेंट अब ढूंढते हैं। दूसरे क्या हुआ है कि मीडिया से इंटरेक्शन होते होते, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते या सिनेमा देखते देखते या टेलीविज़न देखते देखते मीडिया लिटरेसी बढ़ गई है। तो लोग अब क्रिटिकली हर चीज़ को देखने लगे हैं और हमारे देश में भी साक्षरता बहुत बढ़ी है। तो इन सब कारणों को लेकर के ये एक फैक्टर है। दूसरा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। अब न्यूज़पेपर भी आ रहे हैं तो 3D प्रिंटिंग पॉसिबल है। ऑडियो विजुअल मीडिया में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न आ गया है, 3D टेलीविज़न आ गया है, तो ये सब बातें हो रही हैं। फिर वो OTT प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे आप 24 आवर सर्विस अवेलेबल है लोगों को। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिससे मीडिया का ग्रोथ बहुत हुआ है और बहुत सी चीज़ें मीडिया पे लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। वो भी एक कारण हुआ है कि अब आप ट्रैफिक ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं, रेडियो पे आपको ख़बर मिल रही है कि भाई फ़लाँ रास्ते में ज़्यादा भीड़ है, उसको अवॉइड करें, आप दूसरे रास्ते से जाएं, बारिश होने वाली है, छाता ले लें। तो ये मौसम की लेटेस्ट जानकारी आने लगी है। कोई भी चीज़, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, नेशनल इवेंट हो रहा है, वो लाइव आप देख रहे हैं। आप 26 जनवरी, 15 अगस्त के इवेंट्स को लाइव देख रहे हैं और कई बार इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से लगाव भी बढ़ा है और सिग्निफिकेंस या महत्व भी बढ़ गया है मीडिया का हमारी ज़िंदगी में। जी, कहते हैं ना कि बदलाव सफलता की या विकासशीलता की पहली सीढ़ी होती है। सो यही ये जो भी बदलाव हमें देखने को मिले हैं वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र को डेवलप कर रहे हैं, हर क्षेत्र में लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। जैसा कि आप बतौर निदेशक कई संस्थानों में कार्यरत रह चुके हैं, आपकी क्या कुछ भूमिका रही है? आपके द्वारा क्या कुछ नए या अनूठे प्रयास किए गए ताकि इस विभाग में बेहतरी हो सके? मैंने जब से काम दूरदर्शन से मेरी शुरुआत हुई, फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में रहा, जामिया मिलिया मास कम्युनिकेशन सेंटर में रहा और इग्नो EMPC में रहा इससे पहले, यहाँ आने से पहले। अब जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट में मैंने नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए क्योंकि 80s और 90s में टेलीविज़न का ग्रोथ पूरे देश में हो रहा था और पूरे विश्व में हो रहा था। बाहर से भी हमें डिमांड आ रही थी कि हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अंदर से भी दूरदर्शन की डिमांड, प्राइवेट चैनल की डिमांड, EMPC स्टार्ट हो गया, SIT बहुत सारे स्टार्ट हो गए NCERT द्वारा एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोगों ने शुरू किया एक तो टेलीविज़न ट्रेनिंग, जिसमें बड़ी तादाद में जितने भी प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स थे, उन लोगों की एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग हुई। दूरदर्शन के टेक्निकल प्रोडक्शन स्टाफ की हम लोगों ने ट्रेनिंग की। विदेशी चैनल्स के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया FTI में और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी ट्रेन करना शुरू किया क्योंकि वो भी अब टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम बनाने लगे। और फिल्म की ट्रेनिंग तो हमारे यहाँ पहले से हो ही रही थी FTI में, लेकिन हम लोगों ने उन फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो टेलीविज़न की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए किया। फिर रिसर्च एक्टिविटी शुरू की फिल्म इंस्टीट्यूट में। एक प्रोटोटाइप यूनिट हुआ करता था पहले, जो यूनेस्को से फंड होता था। तो हम लोग रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम बना करके और उसको बॉम्बे दूरदर्शन भेजते थे टेलीकास्ट पे। फिर उसके बाद ऑडियंस का फीडबैक और रिसर्च करते थे और फिर उसमें अमेंडमेंट करके फिर बॉम्बे दूरदर्शन भेजते थे टेलीकास्ट के लिए। तो इस तरह से प्रोग्राम की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता रहा। और पैरेलली डेकू इसरो अहमदाबाद ने भी वो ATS-6 वाला साइट एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, वो सैटेलाइट चैनल ATS-6 अमेरिका से मिला था, जिसमें 75-76 में साल भर का रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम टेलीकास्ट किया गया सैकड़ों विलेज में देश के। और उससे बहुत अच्छा इंसाइट मिला कि टेलीविज़न का प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस तरह से आप
अप्रोच कर सकते हैं प्रोग्राम मेकिंग को, इन सब बातों पे नज़र गई हम लोगों की। और उससे जो प्राइवेट चैनल बाद में आए उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक ज़माना तो ऐसा था कि फ्रैंकली अगर कहा जाए तो प्राइवेट चैनल में दूरदर्शन के ही लोग जा रहे थे, क्योंकि वो ट्रेंड स्टाफ और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मौजूद था। तो किसी भी चैनल में हम जाते थे तो आधे से ज़्यादा लोग हमें दूरदर्शन के ही वहाँ मिल जाते थे। अभी अभी हमने जिक्र किया कि किस तरीके से मीडिया हमारे लिए या देश के लिए फ़ायदेमंद है। आपसे जानना चाहूँगी कि मीडिया लिटरेसी जो आज कई देशों में इसको खास जगह दी जा रही है, कितना ज़रूरी है मीडिया लिटरेसी और क्यों ज़रूरी है मीडिया लिटरेसी किसी भी देश में? इसका कारण ये हुआ कि मीडिया ने इतना प्रभाव डालना शुरू किया हमारी ज़िंदगी पे, समाज पे, गवर्नेंस पे, कि फोर्थ स्टेट कहलाने लगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब पहली बार गैलरी मिली मीडिया वालों को, तो उस वक्त एडमंड बर्क हुआ करते थे पार्लियामेंटेरियन। तो उन्होंने कहा कि ओह व्हाट फंटास्टिक थिंग हैज़ कम। लेकिन ठीक 100 साल के बाद एक दूसरे पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि ये किसने कहा था कि मीडिया, ये बर्क का ही कॉइन वर्ड है फोर्थ स्टेट, क्योंकि 3 स्टेट जो वहाँ हुआ करती थी उसके बाद फोर्थ स्टेट इसको नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि ये किसने कहा था कि ये फोर्थ है, इसने, ये तो पूरा समाज को खा गया मीडिया 100 साल के जस्ट बाद। तो उससे ये पता चला कि कितना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है मीडिया ने। तो जाहिर सी बात है इसकी इम्पोर्टेंस, महत्व बहुत बढ़ गई है। तो ऐसी हालत में इस पे रिसर्च भी होने की ज़रूरत महसूस हुई, इसको स्टडी करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो पूरे विश्व में मीडिया के कोर्सेज स्टार्ट हुए और फिर उस पर रिसर्च किया जाने लगा, उसकी अच्छी चीज़ों को, उसकी ख़राब चीज़ों को, उसमें सुधार लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट, कई जगह गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाया इसके लिए कि कैसा स्वरूप होना चाहिए मीडिया का। हमारे देश में भी इस पर टाइम टू टाइम लेजिस्लेशन बनता रहा है ताकि समाज उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये जो इम्पैक्ट मीडिया का रहा है, तो इस कारणवश मीडिया लिटरेसी का सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल पे ही डिफरेंट कंट्रीज़ में सोचा गया, इंटरनेशनल लेवल पे यूएन में इन सब बातों की, यूएन के विंग्स जैसे यूनेस्को हैं, उन्होंने इन सब बातों पे सोचा और फिर वो वर्ल्ड प्रेस डे और दूसरी चीज़ें मनाने लगे। मीडिया कौन कंट्री कितना मीडिया फ्रीडम देता है उस पर सर्वे करने लगे। फिर उन लोगों ने 1982 में यूनेस्को ने ग्रनवाल्ड डिक्लेरेशन कहलाता है, वो जर्मनी में ग्रनवाल्ड एक शहर है जहाँ यूनेस्को की मीटिंग हुई थी। तो उसमें उन लोगों ने डिसाइड किया कि मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, जान सकें कि मीडिया में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं, कितना फेक है, कितना सही है, कितना येलो जर्नलिज्म है। येलो जर्नलिज्म तो बहुत ज़माने से चर्चा में रही है। तो इन सब बातों के लिए वो ग्रनवाल्ड डिक्लेरेशन था। उसके फिर उसी के सीक्वेंस में 2007 में, जिसको पेरिस एजेंडा कहते हैं, यूनेस्को ने वो एजेंडा डिक्लेयर किए और हर नेशन जितने भी सिग्नेटरी थे, हमारा देश भी उसका सिग्नेटरी था, कि मीडिया लिटरेसी को आप अपने यहाँ बढ़ावा दीजिए, जिसमें बचपन से लेकर के थ्रू आउट लाइफ मीडिया पे उनकी नज़र होनी चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए, उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, बिटवीन द लाइन पढ़ सकें वो कि वो मीडिया वाले कहना क्या चाह रहे हैं। कई बार ऊपर मास्क कुछ और होता है, अंदर से कुछ और बात कही जा रही होती है। कई बार फेक न्यूज़ होता है, कई बार सेंसिटाइज करना चाहते हैं न्यूज़ को, कई बार न्यूज़ को मीडिया वाले लोअर डाउन करना चाहते हैं। मतलब न्यूज़ का सिग्निफिकेंस कुछ और है लेकिन उसको लोअर डाउन करके, डाइल्यूट करके आपको बता रहे होते हैं, या वो न्यूज़ छापते ही नहीं हैं, जबकि समाज के लिए वो बहुत अहम न्यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मीडिया लिटरेसी, एक तो जो रेगुलर कोर्स हैं, मास्टर डिग्री, पीएचडी प्रोग्राम, बैचलर डिग्री, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फिल्म, टेलीविज़न, वो अलग है, लेकिन हर स्कूल में, हर कॉलेज में मीडिया लिटरेसी पढ़ाने की रिकमेंडेशन किया था पेरिस एजेंडा ने, और उसको इंडिया ने अडॉप्ट किया।
और कुछ साल पहले वो एनसीईआरटी ने सिलेबस डिज़ाइन किया स्कूल के लिए मास कम्युनिकेशन का। तो उसका पर्पस ये था कि आप मीडिया को समझे भी, उसमें क्या अच्छा क्या ख़राब है वो भी समझ सकें और ख़ुद से कंट्रीब्यूट भी कर सकें। तो इसीलिए जो वो शब्द आया है सिटीज़न जर्नलिज्म, कि हर आदमी मीडिया में कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि हर जगह जर्नलिस्ट तो पहुंच नहीं सकता है। मैं कहीं किसी गांव में हूं, पता चला कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और इम्पॉर्टेंट बात हुई है, आप वहीं से कंट्रीब्यूट कर दीजिए। तो चैनल वाले भी और न्यूज़पेपर वाले भी, रेडियो वाले भी इस तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं, सिटीज़न जर्नलिज्म जिसे कहते हैं। तो उसके लिए सिलेबस बनाए गए हैं वर्ल्ड वाइड। अब जैसे कुछ कंट्री जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मीडिया लिटरेसी पे, उसमें फिनलैंड का नाम सबसे आगे आता है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने अच्छा किया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा काम किया है, कनाडा ने बहुत अच्छा काम किया है मीडिया लिटरेसी पे। तो उसका असर ये हुआ कि जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, वो डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, समाज को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीज़न राइट की ही बात करते हैं, सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो समझते हैं अच्छी तरह से कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं नागरिक होने के नाते। तो ये मीडिया लिटरेसी का कमाल है कि जो आप खबर मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको एनालाइज करें क्रिटिकली, देखें इसमें कितनी अच्छाई कितनी ख़राबी है और क्या सही सिचुएशन है, और फिर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। बात यहाँ तक पहुँच गई है। तो जहाँ जहाँ स्कूल लेवल से ही पढ़ा रहे हैं, तो जब वो लड़के बड़े हो रहे हैं उनको सारी समझ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया जो हमारे जीवन के हर पहलू में हमें एक सुझाव देता है या हमारे समझ को विकसित करता है, उसकी जानकारी हमें बखूबी होनी चाहिए। आपने भी जिक्र किया कि यूनेस्को के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम या योजनाओं की शुरुआत की गई है जिसके ज़रिए मीडिया की महत्ता को या मीडिया की भूमिका को लोगों को बताया जा सके, जिसमें से एक है सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर चेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन। क्या है और किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है? ये काफ़ी दिनों से बात चल रही है इस पे। इनफैक्ट वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल जर्नलिज्म, जितने भी स्कॉलर्स हैं वो इस पे बात करते रहे हैं, बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, रिसर्च करते रहे हैं। और उन लोगों ने कहा कि भाई कम्युनिकेशन माध्यम से आप कंट्री के प्रोग्रेस में, समाज के प्रोग्रेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट जो दूरदर्शन का ऑब्जेक्टिव है उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मीडिया और टेलीविज़न विल वर्क एज ए सपोर्टिंग पैड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। आप जो 7-8 ऑब्जेक्टिव देखेंगे दूरदर्शन की, उसमें ये भी शामिल है, एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस, स्पोर्ट्स का प्रोग्रेस, इक्वलिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, समाज में इक्वलिटी, ये सब जो ऑब्जेक्टिव हैं दूरदर्शन के। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करना आप अपने प्रोग्राम के थ्रू, अपने कार्यक्रम के थ्रू और जो कंटेंट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में इन सब बातों का ख्याल रखना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखना, अपने कल्चर का ख्याल रखना, ये सारी बातें आती हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन या डेवलपमेंटल जर्नलिज्म शुरू हुआ, उसके बाद कम्युनिकेशन C4D कहलाने लगा, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। और उसके बाद फिर उसी में प्रोग्रेस थोड़ा हुआ, कुछ और फर्दर रिसर्च हुए और उसमें कई चीज़ों को इंक्लूड किया, जिसमें सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, जिसमें आप इंसान के और समाज के लोगों को में समाजी तब्दीली ला सकें और बिहेवियर में चेंज, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे ट्रेडिशंस नहीं हैं बहुत सी समाज में, हमारे भी समाज में बहुत सारी अच्छी ट्रेडिशन है नहीं थी, उसको हम लोगों ने कम्युनिकेशन के ज़रिए ओवरकम किया। जैसे फैमिली प्लानिंग की बात, फैमिली प्लानिंग को बड़े लार्ज स्केल पे मीडिया ने लिया और आज लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं कि हमें हमारे फैमिली को प्लान करके चलना है। तो इसी तरह की बहुत सारे समाज है जहाँ पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये इन सब चीज़ों में बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत पड़ती है, इंसान के सोचने में और बिहेवियर में, एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये जो SBCC सोशल एंड बिहेवियरल चेंज है, ये इसी प्रिंसिपल को लेकर के आगे चलता है। और इसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन बिहार में जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि हमारा एक प्रपोज़ल
प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास मद्देनज़र है, जो उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जितने भी समाज सेवक या बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो डेवलपमेंटल इश्यूज से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो समाज की भलाई के लिए सरकार स्कीम्स लाई हुई है, इन्वायरमेंटल इश्यूज से अटैच्ड हैं, कल्चरल इश्यूज से, वेमन प्रोग्रेस से अटैच्ड हैं, उन सबों का एक वर्कशॉप करें। तो इसमें हमने लोकल यूनिसेफ को भी इन्वॉल्व किया है, और प्लानिंग डिपार्टमेंट तो खैर उनका फंड और उनकी सब कुछ सारा सहयोग अवेलेबल है। तो हम लोग जल्द ही करीब 100-125 लोगों की, जिसमें बिहार सरकार के सीनियर अधिकारी, NGOs, रिसर्चर्स, मीडिया प्रोफेशनल सब होंगे। तो इसको पहली बार बिहार में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया जा रहा है कि इससे जो नतीजे आएंगे उसका फीडबैक ले करके हम और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। जैसे कि अगर बात करें रिसर्च की या शोध की बात करें तो किसी भी क्षेत्र की बेहतरी के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। आपने भी कई शोध कार्य प्रस्तुत किए हैं, किन विषयों पर आधारित था आपका यह शोध? देखिए, शोध या रिसर्च जो मीडिया का तो वो अंग बन गया है, क्योंकि समाज में जो असर डालता है या जो सिग्निफिकेंस है मीडिया की या इंडिविजुअल, तो साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट पे रिसर्च हो रहे हैं मीडिया में। और इसमें फिल्म इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे रिसर्च होते थे, और ख़ास करके फिल्म इंस्टीट्यूट में मैंने किया था वो एक प्रोजेक्ट क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो उन्होंने फंड किया था कि जिसको कैप्टिव टीवी हमने नाम दिया था, कि डॉक्यूमेंट्री बनाएं, रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री, और उसको फिर टेलीकास्ट किया जाए और उसका फीडबैक लेकर के फिर पूल करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स आर्ट, कल्चर, सोशल एस्पेक्ट्स पे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी थी। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट्स के भी जो बहुत सारे फिल्म्स होते थे, जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट की ख़ास बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट के फिल्म मेकिंग के, टेलीविज़न प्रोग्रामिंग के, उनको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं, इतने अच्छे बनते हैं वो। तो स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करते हैं, टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं। तो इस तरह की फिल्में बहुत सारी बनती हैं जो यूथ से रिलेटेड होती हैं, रिसर्च से रिलेटेड होती हैं। फिर वो नेशनल फिल्म आर्काइव पास ही में है, फिल्म इंस्टीट्यूट के बिल्कुल करीब है। पहले तो एक हुआ करता था, लेकिन नेशनल आर्काइव जब बड़ा हुआ तो अलग यूनिट बन गया। वो दोनों मिलके भी रिसर्च करते रहते हैं। फिल्म फेस्टिवल, फिल्म कोर्सेज भी करते रहते हैं। पुणे फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया है। तो ये सब फिल्म आर्काइव, फिल्म इंस्टीट्यूट और पुणे के लोगों ने मिलकर के किया है। तो ये सब बातें जो सिग्निफिकेंस धीरे धीरे बढ़ी है, और आगे और भी होगा रिसर्च में, क्योंकि जब मैं यहाँ आया मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया, तो पहले से मेरे दिमाग में बात थी कि रिसर्च अभी तक थ्योरेटिकल हो रही थी, मतलब कि आपने PhD थीसिस लिखा, उस पर आपने डिफेंड किया और आपको डिग्री अवार्ड हो गए। लेकिन एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में था कि प्रैक्टिस बेस्ड PhD स्टार्ट किया जाए। तो FTI में कोशिश की थी, लेकिन मुझे जल्दी फिर वो ऑफ़र आ गई वहाँ से, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया से। तो वहाँ शुरू हुआ वो, और वो ऐसा हुआ कि प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च जिसका हमें अप्रूवल भी UGC से मिल गया। तो फिल्म बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए फोटोग्राफी पे आप रिसर्च करते हैं, तो फोटोग्राफ के थ्रू आप अपने हाइपोथेसिस को साबित करते हैं। अगर फिल्म प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च का मतलब ही यही है कि आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं अपने रिसर्च में, वो फिल्म के ज़रिए दे रहे हैं आप। अब जैसे अभी पिछले साल एक लड़का, जब मैं जामिया में था तो वहाँ मैंने एनिमेशन का और स्पेशल इफ़ेक्ट्स का एक मास्टर डिग्री शुरू किया, जो बड़ा ही कामयाब कोर्स है, और उसमें PhD भी हो रही है। तो एक लड़का था जिसने एनिमेशन बेस्ड PhD किया, तो उसमें उसने जो वायलेंस ह्यूमन बीइंग के सामने होता है, और उसमें जो फेशियल रिएक्शन, जो आवाज़ आती है, पेनफुल आवाज़, उस पे उसने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे उसने वर्क किया था।
तो मैं ऑनलाइन, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन पिछले साल था, तो मैं ऑनलाइन देख रहा था, बहुत अच्छा काम किया था। तो इसका मतलब ये कि रिसर्च में जो प्रैक्टिस बेस्ड पीएचडी का कंट्रीब्यूशन है, और वो इंडिया के दूसरे यूनिवर्सिटी ने भी उसको फॉलो किया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने भी अब प्रैक्टिस बेस्ड पीएचडी शुरू कर दिया। तो उन दिनों में चूँकि 15-16 में पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ मीडिया में प्रैक्टिस बेस्ड पीएचडी, तो हम लोगों ने गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी यूके से, क्योंकि उनके यहाँ भी हाल ही में शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने किया कि कोलैबोरेट किया कि एक दूसरे को इनरिच करें ताकि ये प्रैक्टिस ग्रो हो। तो हमारे कुछ स्टूडेंट ने जाके गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी किया, और बाकी स्टूडेंट एमसीआरसी से भी पीएचडी। तो वहाँ के टीचर यहाँ आते थे, हमारे टीचर वहाँ जाते थे, तो एक अच्छा एक्सचेंज स्टूडेंट टीचर के बीच में प्रैक्टिस बेस्ड पीएचडी के लिए हो गया था। जी सर, आपके विषय बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे इस विभाग के लिए। यह तो थी आपके कर्तव्यों की, आपके जिम्मेदारियों की बातें। अब आपके निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानना चाहूँगी, आपके शुरुआती प्रभावों के बारे में जानना चाहूँगी। आपने इस मुकाम को किस प्रकार हासिल किया और उसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? देखिए, मुकाम तो अगर सही माने में पूछिए तो आप चलते हैं और रास्ता आपके सामने आता जाता है, आप कदम उठाते हैं, अपने आप रास्ता आपको दिखाई देने लगता है। बचपन में ये हुआ कि दरभंगा में जहाँ मेरा घर है, आबाई मकान है, तो उर्दू और हिंदी मीडियम से मैंने स्कूलिंग की है। तो वालिद साहब मेरे न्यूज़पेपर ला के देते थे, रेडियो तो था ही, लेकिन न्यूज़पेपर ला के देते थे। तो हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, बिहार के उन दिनों बहुत अच्छे पेपर होते थे, सर्च लाइट, इंडियन नेशन, आर्यावत, प्रदीप, संगम, सदायाम, ये सारे न्यूज़पेपर आते थे हमारे घर। तो वो पढ़ते पढ़ते फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं उसकी टेक्निक पे ध्यान देने लगा कि ये रिपोर्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो शौक़ हुआ कि मीडिया का कोर्स देखें कहाँ है, पता चला बिहार में है नहीं। तो मेरे कज़न बाहर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे है कोर्स, आ जाइए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के उन ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में है जहाँ मीडिया का कोर्स पहले शुरू हुआ, 1924-26 के आसपास वहाँ कोर्स शुरू हुआ। उस समय 2 ही कोर्स चल रहे थे, एक चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके यहाँ मीडिया का कोर्स था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, जो शुरुआती दौर था। लेकिन जब मैं गया तो 5-6 जगह शुरू हो चुका था। तो वहाँ से मैंने कोर्स किया और पास करने से के बाद हमने वहीं पीएचडी ज्वाइन की मीडिया में। लेकिन फिर मुझे वो दूरदर्शन से बुलावा आ गया, वहाँ का मैं टेस्ट दे चुका था, इंटरव्यू दे चुका था। तो सभी लोगों ने कहा कि अरे दूरदर्शन की नौकरी मिलती कहाँ है, तुम तो खुश नसीब हो। मेरे एक दोस्त सिविल सर्विस में यूपीएससी से सिलेक्ट हुए थे, कहने लगे कि अगर मुझे दूरदर्शन की नौकरी मिली होती तो मैं इस नौकरी को छोड़ दिया होता। तो इस तरह के मोटिवेशन हुए, तो मैंने दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया। तो वो जो बचपन से मुझे मीडिया का एक्सपोज़र जो हमारे परिवार में मिला, जो मेरे पिताजी मुझे न्यूज़पेपर ला के दिया करते थे, और मुझे ये भी कहते थे कि सीरियसली पढ़ा करो, नोट बना लो, जो शब्द समझ में ना आए उसका ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग लिखा करो, और जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं उसको भी नोट करते रहो। तो वो आगे चल के मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आया। कहते हैं ना कि जिस तरीके से आपने हमें बताया, आपके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं या जो भी प्रयास किए गए फिल्म एंड टेलीविज़न विभाग में, वो वाकई हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी मीडिया को जानते हैं, लेकिन मीडिया के महत्ता, मीडिया की लिटरेसी की महत्ता से आपने बखूबी हम सभी को रूबरू करवाया। आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, हम सभी के साथ इतनी अच्छी जानकारियों को साझा किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, आपने अच्छी बातें की। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान इफ्तिखार अहमद, निदेशक जनसंचार आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com।